अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मामा टॉक। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अफान है। मैं एक पीडियाट्रिशियन यानी कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ और आजकल गुलाब देवी हॉस्पिटल में मैं पीडियाट्रिक कंसल्टेंट के तौर पे अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। हमारा आज का टॉपिक है वैक्सीनेशन इन बेबीज़। अब वैक्सीनेशंस के हवाले से सबसे अहम क्वेश्चन जो कि बहुत कॉमनली सुना जाता है कि वैक्सीनेशंस क्यों ज़रूरी हैं और हम अपने छोटे बच्चों को इंजेक्शंस क्यों लगवाएं। इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको नॉलेज देना चाहूँगा, पेरेंट्स को थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना चाहूँगा इन्फेक्शंस के बारे में। इंसानी जिस्म ऐसा होता है कि इसके अंदर जब भी कोई जरासीम दाखिल होता है या जब भी कोई इन्फेक्शन होती है तो उसकी ऐसे मुख्तलिफ इलामतें पैदा होती हैं, जैसे कि बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, जिस्म में थकावट। वो इलामतें कुछ टाइम लेती हैं। उस दौरान हमारे जिस्म का जो इम्यून सिस्टम होता है, जो हमारे वाइट सेल्स होते हैं, वो इस इन्फेक्शन के खिलाफ फाइटिंग करते हैं और उस फिर इन्फेक्शन को सिस्टम से क्लियर करते हैं। और जब एक दफ़ा वो इन्फेक्शन सिस्टम से क्लियर हो जाए तो हमारे जिस्म का इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि दोबारा उस इन्फेक्शन को नहीं होने देती। ये हमारा पूरा जिस्म के अंदर अल्लाह ताला ने एक ऐसा दिफाई निज़ाम रखा होता है कि जब हमारा उस जरासीम से एक्सपोजर होता है, उस बीमारी के फेस से हमारा जिस्म गुजरता है, उसके बाद जो इम्यूनिटी डेवलप होती है वो दोबारा उस बीमारी को होने से रोकती है। अब वैक्सीनेशन का मकसद ये होता है कि उस बीमारी के फेस में दाखिल हुए बगैर ही जिस्म के अंदर वो ताकत या वो इम्यूनिटी डेवलप हो जाए कि वो बीमारी सिरे से हो ही ना। तो वैक्सीनेशन का बेसिक मकसद ये होता है कि हम अपने बच्चों को वो जो बीमारी का पीरियड होता है जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है और पेरेंट्स के लिए भी बहुत मुश्किल होता है, उस टाइम बुखार में बच्चा होता है, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम होता है, वो देखा नहीं जाता अपने बच्चे को। तो मकसद भी ये होता है कि उस चीज़ को हम स्किप करते हैं और उस इन्फेक्शन से गुजरे बगैर ही हमारे बच्चे में इतनी ताकत आ जाए कि वो बीमारी सिरे से हो ही ना। अब दूसरा क्वेश्चन जो मुझे सुनना पड़ता है वो पेरेंट्स से पूछते हैं जी कि हम बच्चों को इंजेक्शन क्यों लगवाएं या वैक्सीनेशन इंजेक्शन के ज़रिए क्यों दी जाती है, कोई और तरीका नहीं कि जिसके ज़रिए बच्चे के अंदर ताकत पैदा हो जाए। अब इसकी वजह ये होती है कि जो वैक्सीन होता है, वैक्सीन के अंदर जरासीम को इतना कमज़ोर कर दिया गया होता है या जरासीम को तल्फ करके उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनको सस्पेंड किया होता है। अब जब वो हमारे सिस्टम के अंदर जाते हैं तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो एक्टिवेट होता है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना लेता है जो कि इन्फेक्शन को प्रिवेंट करती है। अब बात यह है कि वो जरासीम का हमारे सिस्टम के अंदर दाखिल होना ज़रूरी है इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए और उसका वाहिद रास्ता इंजेक्शन ही है। जब इंजेक्शन के ज़रिए वो जो कमज़ोर किया हुआ जरासीम या उसके पार्टिकल्स हमारे सिस्टम के अंदर आते हैं तो हमारे सेल जो ब्लड के अंदर सर्कुलेट कर रहे होते हैं उसके साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं तो फिर ही वो एंटीबॉडी जनरेट करते हैं। कुछ वैक्सीन होती हैं जो कि इंजेक्शन के बगैर दी जा सकती हैं, जिस तरह कि पोलियो की वैक्सीन है जिससे कतरे पिलाए जाते हैं, या जो रोटा वायरस की वैक्सीन है जो कि लूज मोशंस के लिए होती है। लेकिन बाकी वैक्सीन का भी इसके अलावा कोई और रूट नहीं है एंट्री का जिस्म के अंदर, यानी उसके लिए इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ही ज़रूरी है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि पेरेंट्स के लिए पेनफुल होती है कि हम बच्चे को इंजेक्शन क्यों लगवाएं, लेकिन इन द लॉन्ग रन ये हम अपने बच्चों की बेहतरी के लिए कार्य होते हैं, क्योंकि जो थोड़ी सी उनको तकलीफ है कि उनको आगे जाके बहुत बड़ी बीमारियों से बचाएगी। बच्चों की वैक्सीनेशन के हवाले से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने EPI प्रोग्राम इनिशिएट किया था। EPI जिसका मतलब है एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। इसमें उन बीमारियों के खिलाफ बच्चों को वैक्सीनेट किया जाता है जो कि बहुत कॉमन बीमारियाँ होती हैं और छोटे बच्चों में जानलेवा साबित होती हैं। पाकिस्तान ने 1978 में ये प्रोग्राम अडॉप्ट किया है और तब से लेके अब तक हम अपने बच्चों को इसी प्रोग्राम के तहत ही वैक्सीनेट कर रहे हैं। यहाँ पे 10 बीमारियों के अगेंस्ट बच्चों को वैक्सीनेट किया जाता है जो कि हमारे 5 साल से छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा मौत का बायस बनते हैं। इसमें जो पहली वैक्सीन होती है वो बच्चे को पैदाइश के फ़ौरन बाद लगा दी जाती है, जिसको BCG का नाम दिया जाता है। BCG TB से प्रोटेक्शन फराहम करती है और ये बच्चे के दाएं कंधे पर लगाई जाती है और यही वो वैक्सीन होती है जिसका आमतौर पे वालिदैन को पता होता है कि इसका निशान रह जाता है। इसके साथ शुरू में बच्चे को पोलियो के कतरे भी पिलाए जाते हैं। तो शुरू में पैदाइश के बाद ये 2 वैक्सीन होती हैं। उसके बाद अगली वैक्सीन बच्चे को 1.5 माह की उम्र में यानी कि 6 वीक्स की उम्र में लगती है। उसमें 2 इंजेक्शन होते हैं जो कि बच्चे को एक टांग पे और दूसरी टांग पे लगाए जाते हैं, दोनों थाइज में लगाए जाते हैं। एक इंजेक्शन जो होता है वो आपको 5 किस्म की बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है, जिसमें के तशन्नुज, कन्नाक, काली खांसी, आपका हेपेटाइटिस B, नमूनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। और जो दूसरा इंजेक्शन होता है वो आपको नमूनिया से प्रोटेक्शन देता है। और इसके साथ बच्चे को जो वैक्सीन पिलाई जाती है वो लूज मोशन से प्रोटेक्शन देती है और साथ इसके भी साथ पोलियो के ड्रॉप्स होते हैं। इसके बाद जो तीसरी होती है वो 2.5 माह की उम्र में लगती है, वो भी यही रेपिटिशन होती है। यही सारी वैक्सीन जो 1.5 माह की उम्र में लगती हैं यही 2.5 माह की उम्र में भी लगती हैं।
और उसके बाद 3.5 मंथ्स पे यानी कि 14 वीक्स की एज पे बच्चे को दोबारा वैक्सीन लगती हैं। इसमें पोलियो के ड्रॉप्स होते हैं और 7 जो पहले 2 इंजेक्शन लगे हैं वो होते हैं, और इसके अलावा तीसरा एक इंजेक्शन लगता है थाइस के ऊपर ही, जो कि इंजेक्टेबल फॉर्म में पोलियो की वैक्सीन होती है। इसके बाद फिर 9 मंथ्स की एज में बच्चे को मीजल्स की पहली वैक्सीन लगती है। उसके बाद 15 मंथ्स पे बच्चे को मीजल्स की दूसरी वैक्सीन लगती है। हमारा जो EPI प्रोग्राम है वो 15 मंथ्स तक है, यानी 15 माह की उम्र तक बच्चे को सारी वैक्सीन लग जाती हैं और 10 किस्म की कॉमन बीमारियों से बच्चा प्रोटेक्टेड रहता है। इसके बाद 4 से 5 साल की उम्र में बच्चे को एक बूस्टर डोज लगती है, ताकि जो शुरू में बच्चे के अंदर इम्यूनिटी पैदा हो गई है वो अगर थोड़ी सी कमज़ोर हो रही हो तो 4 से 5 साल की उम्र में हम एक बूस्टर डोज लगाते हैं ताकि बच्चे की इम्यूनिटी दोबारा ऊपर आ जाए। अभी जो मैंने बात की है वो वैक्सीन हैं जो EPI शेड्यूल में शामिल हैं, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से फ्री लगाई जाती हैं। इन वैक्सीन का मकसद वही है कि जो कॉमन बीमारियाँ हैं उनसे बच्चे को प्रोटेक्ट किया जाए। इसके अलावा काफ़ी ऐसी बीमारियाँ भी होती हैं जो कि इन EPI शेड्यूल की जो वैक्सीन है इनसे कवर नहीं होती। वो हम प्राइवेटली, जो हमारे प्राइवेट पीडियाट्रिशियंस हैं वो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि बच्चों को प्राइवेटली कुछ वैक्सीन लगाते हैं जो बच्चों को इन बीमारियों से हट के भी प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस A की वैक्सीन जो पीला यरकान करता है, टाइफॉइड की वैक्सीन, मेनिंगोकोकल वैक्सीन, गर्दन तो बुखार की वैक्सीन, और इससे जो दूसरी वैक्सीन हैं। मैं आपको ज़रूर एडवाइस करूँगा कि 2 वैक्सीन अपने बच्चों को लाजमी लगवाएं, एक टाइफॉइड की वैक्सीन और एक हेपेटाइटिस A की वैक्सीन, क्योंकि वक्त के साथ साथ हम देख रहे हैं कि ये जो जरासीम है हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन होता जा रहा है और ये बहुत ताकतवर होता जा रहा है। यानी अब जो बच्चे हमारे पास टाइफॉइड के साथ आते हैं, हमारी कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो उन पर असर ही नहीं करती, जरासीम इतना ताकतवर हो गया है। और इसी चीज़ को देखते हुए फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने टाइफॉइड की वैक्सीन को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया है ट्रायल बेसिस के ऊपर। तो अभी रिसेंटली जो वैक्सीन लगी है टाइफॉइड की, ये इसीलिए लगी है, और हो सकता है विद पैसेज ऑफ टाइम गवर्नमेंट इस चीज़ को EPI शेड्यूल के अंदर ही शामिल कर ले। अच्छा, मुझे उम्मीद है कि वीडियो का पहला पार्ट देख के आप लोगों के ज़हन में जो क्वेश्चंस होंगे काफ़ी हद तक आंसर हो गए होंगे, और जो ज़हन के अंदर ज़रा परेशानी होगी वैक्सीन के हवाले से वो भी सॉल्व हो गई होगी, और आपने अपना माइंड बना लिया होगा कि हम अपने बच्चे को इन बीमारियों से बचाने के लिए वैक्सीनेट टाइम पे कराएंगे। अच्छा, इस एडवाइस को तो मैंने आपको कर दिया है कि अपने बच्चे को आपने सारी वैक्सीन लगवानी है टाइम के ऊपर, ताकि बच्चा इन बीमारियों से बच सके। लेकिन बीइंग अ पेरेंट मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ कि उस टाइम पे बहुत पेनफुल होता है पेरेंट्स के लिए इस चीज़ को देखना कि अपने बच्चे को जब इंजेक्शन लग रहा होता है, बच्चे को पेन हो रही होती है, तो वो चीज़ देखना बहुत पेनफुल होता है पेरेंट के लिए भी। तो मैं कुछ आपको चीज़ें बताऊंगा जिससे आपके लिए ज़रा इजी हो जाएगा अपने बच्चे को उस टाइम पे वैक्सीन लगवाना और उसके बाद उसकी पेन को कंट्रोल करना। एक तो ये है कि जो शुरू वाली वैक्सीन होती है, जिस तरह कि मैंने कहा पहली वैक्सीन बर्थ के फ़ौरन बाद लगती है, उसमें तो बच्चा इतना छोटा होता है कि पेन की सेंसेशन इतनी ज़्यादा बच्चे को फील नहीं होती, और कुछ सेकंड्स रोने के बाद बच्चा पेन उसकी कंट्रोल हो जाती है। उसके बाद जो वैक्सीन लगती हैं, जो मसल्स में लगती हैं, थाइस के अंदर लगती हैं, उसमें बच्चे के लिए पेनफुल होता है। उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चे की पोजीशन आपने अच्छी बनाई हो। 2 तरह की पोजीशन हम बना सकते हैं। एक तो यह है कि बच्चे को पूरा लिटा के एक पेरेंट बच्चे के ऊपर हैंड्स को पकड़ ले और एक नीचे बच्चे की लेग्स को पकड़ ले, और फिर जो आपका डॉक्टर या जो भी आपका वैक्सीनेटर वैक्सीन लगा रहा होगा उसके लिए ईजी होता है बच्चे को वैक्सीन लगाना। और बच्चे को वैक्सीन लगाने के बाद अगर पेरेंट अपने साथ बच्चे को लगा ले, कडल इन कर ले, तो बच्चे को कंफर्ट फील होती है। दूसरा ये कि बच्चे को माँ अपनी या फादर अपनी लैप में बिठा ले, एक हाथ से बच्चे के दोनों हैंड्स को पकड़ ले और एक हाथ से बच्चे की लेग्स को पकड़ ले, और उस बैठने की पोजीशन में भी वैक्सीन बच्चे को लगाई जा सकती है। और वैक्सीन लगाने के बाद आप बच्चे की पेन कम किस तरीके से कर सकते हैं, कुछ हमारे पास रेमेडीज होती हैं। एक तो यह कि छोटे बच्चों में हम शुगरी वाटर या जो मीठा सोल्यूशन होता है वो देते हैं, उससे बच्चे की पेन इंप्रूव हो जाती है। जो ब्रेस्ट फीड होता है या जो बच्चा टॉप फीड होता है आप उसको फीड करा दें तो उससे भी बच्चे को ज़रा से सेटाइटी मिलती है, पेन रिलीफ होती है। तीसरा ये कि जो इंजेक्टेबल वैक्सीन मसल्स के अंदर लगती हैं उसमें हम पेरेंट्स को एडवाइस करते हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद या अगर उनके लिए ईजी है तो वैक्सीन लगवाने से आधा घंटा पहले पैरासीटामोल वाली मेडिकेशन बच्चे को पिला दें, ताकि उसका जब वैक्सीन लगेगी तब मेडिसिन का असर आना स्टार्ट हो जाएगा और बच्चे की पेन सेटल होना शुरू हो जाएगी। चौथी चीज़ ये कि जब बच्चे को आप घर पे लेके जाते हैं तो जो मसल के अंदर वैक्सीन लगती है उसमें स्वेलिंग के चांसेस भी होते हैं, तो उसमें आइसिंग का बहुत अच्छा रोल है कि आप बच्चे की अगर टाइम के ऊपर आइसिंग करते रहेंगे तो स्वेलिंग कम होगी, पेन कम होगी। इसके अलावा आजकल फार्मेसी में मुख्तलिफ किस्म के कूलिंग जेल्स मिलते हैं जो कि आप उस जगह पे अप्लाई कर सकते हैं और उसके से भी बच्चे की पेन सेटल रहती है। तो ये कुछ रेमेडीज़ हैं जो पेरेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चे की पेन कंट्रोल करने के लिए और उस टाइम पे बच्चे को ईजिली वैक्सीनेट करवाने के लिए। वैक्सीन के हवाले से पेरेंट्स को तो इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं,
लेकिन जो बंदा वैक्सीन कर रहा हो, जिस तरह के हमारे वैक्सीनेटर्स होते हैं, जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं, उनको तो चीज़ों का आइडिया होता है, लेकिन जो हमारे वैक्सीनेटर्स होते हैं उनको भी मैं कुछ चीज़ें बता दूं कि जब बच्चों की वैक्सीन कर रहे हों, कुछ चीज़ों का आपने ख्याल रखना होता है कि जब बच्चे को कोई भी एक्यूट इन्फेक्शन होती है, बहुत तेज़ बुखार होता है, बच्चे की तबीयत ख़राब होती है, उस दौरान हम बच्चे को इंट्रामस्कुलर वैक्सीन नहीं लगाते। हमारी कोशिश होती है कि उसको डिले कर दें, बच्चा ठीक हो जाए तो फिर हम वैक्सीनेट उसको कर दिया करते हैं। दूसरा ये कि आपने सफाई का बहुत अच्छा ख्याल रखना होता है, हाथों की सफाई का, और दूसरा जब आपने इंजेक्शन लगाना होता है मसल्स के अंदर, उस जगह की सफाई का ख्याल रखना होता है। बास और बच्चे ने अपना पैम्पर सॉइल किया होता है, मोशन किया होता है, वो अगर उस जगह पे कंटेमिनेशन हो रही होगी और आप वैक्सीन लगवाएंगे तो फिर वहाँ इन्फेक्शन के चांसेस में बास का फर्स्ट बनने के चांसेस भी होती हैं। तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि जिस चीज़ पे आप हाई के ऊपर जहाँ पे इंजेक्शन लगा रहे हैं वो जगह अच्छे से साफ हो। उसके बाद जो आप सिरिंज यूज़ कर रहे हैं, बच्चों के अंदर हम छोटे साइज़ की सिरिंज यूज़ करते हैं। अगर कोई गलती से बच्चे के अंदर मोटी नीडल वाली सिरिंज यूज़ करता है तो उसमें ब्लीडिंग के चांसेस या स्किन के नीचे ब्लड इकट्ठा होने के चांसेस होते हैं और काफ़ी पेनफुल होते हैं बाद में। तो आप सिरिंज अच्छे साइज़ की, छोटे साइज़ की यूज़ करें। उसके अलावा आपने जिस तरीके से स्किन और मसल को पकड़ना होता है, टाइट तरीके से पकड़ना होता है ताकि वन गो में, वन प्रिक में बच्चे को सिरिंज अंदर जाके इंजेक्शन लग जाए और बच्चे को पेन फील ना हो। और डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है नीडल की। आप 90 डिग्री के एंगल के ऊपर इंजेक्शन लगाते हैं और इंजेक्शन इन्फ्यूज़ करके फ़ौरन निकाल लेते हैं उसी डायरेक्शन में। ये टेक्निक्स अगर हमारे वैक्सीनेटर यूज़ करेंगे तो उसमें बच्चे को पेन कम से कम होगी। मुझे उम्मीद है कि हमारे आज के टॉपिक जो कि वैक्सीनेशन से रिलेटेड था, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और इससे आपने काफ़ी नॉलेज गेन की होगी। अच्छा, बीइंग अ पेरेंट और बीइंग अ पेरेंट विद अ बिजी शेड्यूल, मैं आपको बता सकता हूँ कि आज के दौर में बच्चों के लिए शॉपिंग करना बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है, और ख़ास तौर पे कोई ऐसी जगह जहाँ पे आपको सारी बच्चे की एसेसरीज और सारी बच्चों के क्लोथिंग एक ही जगह पे मिल जाए, हर वैरायटी की मिल जाए, अच्छी क्वालिटी की मिल जाए, बहुत मुश्किल होता है। तो मैं आपको इंडोर्स करूँगा कि लॉग ऑन टू babyplanet.pk, क्योंकि इनके पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, बहुत सारी एसेसरीज हैं जो आपको घर बैठे एक ही गो में आप सब चीज़ें देख सकते हैं और इजीली ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। सो लॉग ऑन टू babyplanet.pk, बिकॉज हैप्पीनेस डिलीवर्ड एवरी टाइम।